सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के प्रहरियों, मैं अपनी बात आज की बाबा साहब द्वारा लिखी गई जो स्पीच थी, उनकी जो अनडिलीवर्ड स्पीच थी, एनालिसिस ऑफ कास्ट से शुरू करता हूं, जिसमें उन्होंने पेज जो 68 है, लास्ट पैरा है उसका, जो उनका 3rd एडिशन है नवंबर 1995 का, जो भीम पत्रिका पब्लिकेशन में छपा जलंधर द्वारा, उसमें उन्होंने लिखा है लास्ट पैरे में कि देयर इज ओनली वन पीरियड in Indian history, which is a period of freedom, greatness, and glory. That is the period of the Maurya Empire. At all other times, the country suffered from defeat and darkness. But the Maurya period was a period when Chaturvarnya was completely annihilated. When the Sudras, who constituted the mass of the people, came into their own and became the rulers of the country. The period of defeat and darkness is the period when Chaturvarnya flourished to the damnation of the greater part of the people of the country. मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। बाबा साहब ने जब ये लिखा तो उनके जहन में जो उनके साथ गुजरा, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन उनको झेलना पड़ा और जो पूरा समाज झेल रहा था, उसको उन्होंने इंगित करते हुए अपने दुखों को व्यक्त किया था और हमें बताया था कि ये उससे पूर्व जब मौर्य साम्राज्य का शासन था तो ऐसी हमारी हालत नहीं थी और उस समय चतुर्वर्ण सिस्टम बिल्कुल नाश हो गया था। तो हम उसी इसलिए MKSOT द्वारा चलाए गए इस PBSP प्रोग्राम में हम अशोक को याद कर रहे हैं और अशोक को रीस्टेब्लिश करने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि पूरी हिस्ट्री में केवल यही पीरियड है जो हमें सुकून देता है और हमें याद दिलाता है कि हमारा इतिहास कैसा था। अभी जब बाबा साहब की आप स्पीच पढ़ रहे थे तो हम कह रहे थे इतिहास अपनी पुनरावृत्ति करता है, इतिहास अपने को दोहराता है। तो काश हम इतिहास को दोहरा पाएं और हम फिर से मौर्य साम्राज्य और मौर्य एम्परर अशोक का राज ला पाएं। साथियों, एक दूसरी कोटेशन और कोट करता हूं जो H.G. वेल्स जो इंग्लिश राइटर थे अपने, और उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इसको कोट किया है, जवाहरलाल नेहरू ने भी। Amidst the tens of thousands of names of monarchs that crowd the columns of history, their majesties and graciousness and serenities and royal highnesses, and like the name of Ashoka shines and shines almost alone a star. ध्रुव तारे की तरह चमकता है उनका। From the Volga to Japan, his name is still honored. China, Tibet, and even India, though it has left his doctrine, preserve the tradition of his greatness. इंडिया, भारतवर्ष जानता है कि उनके जो डॉक्ट्रिन थे सम्राट अशोक के, वो बहुमूल्य थे और हमें अपने डे टू डे प्रैक्टिस में लाने थे। जानते हुए भी हमने दूसरा रास्ता चुना, मनुवादियों का रास्ता चुना और जो ब्राह्मणों द्वारा कुप्रथाएं, ट्रेडिशंस जो जनरेट किए गए उनको किया। हम शायद इसलिए याद कर रहे हैं कि हमें अपना पास्ट पता हो जाए। पर इवन आज के परिप्रेक्ष्य में भी अमर्त्य सेन जो आज के अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने भी कहा है द इंडियन एम्परर अशोका in the 3rd century BC presented many political inscriptions in favor of tolerance and individual freedom, both as a part of state policy and in the relation of different people to each other.
जो भी पॉलिसी जो चाहे स्टेट की हो चाहे सेंट्रलाइज गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो जो बनती हैं, वो हमें इंसान को ध्यान में रख के ही बनाई जाती हैं। जो पॉलिसी इंसान के किसी हित की नहीं, उस पॉलिसी का कोई फायदा नहीं। फिर आज की एक और राइटर हैं रोमिला थापर, जो जेएनयू के स्टूडेंट है, हालांकि बहुत वो नहीं है, कंट्रोवर्शियल भी हैं, लेकिन मुझे उनकी कोटेशन ये पसंद आई। हिज धम्मा डिड नॉट डेराइव फ्रॉम डिवाइन इंस्पायरेशन, even if its observance promised heaven, it was more in keeping with the ethic conditions by the logic of given situations. His logic of Dhamma was intended to influence the conduct of categories of the people. हम यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं, केवल हम किसी धर्म विशेष की बात नहीं करते। इन रिलेशन टू ईच अदर, स्पेशली वेयर दे इन्वॉल्व अनइक्वल रिलेशनशिप। अभी अनइक्वलिटी की बात आई है, देखिए अभी बाबा साहब की स्पीच में भी आई थी। फाइनली ही प्रोमोट्स आइडियल्स दैट करस्पॉन्ड टू द फर्स्ट 3 स्टेप्स ऑफ द बुद्धाज ग्रेजुएटेड डिस्कोर्स। तो ये साथियों हमारा इतिहास है, हम वहीं से शुरू करते हैं, और इसी इतिहास को जो जमी दोज हो गया अब से 2200 साल पहले, हम उस जमी दोज इतिहास को सरफेस पर लाने का काम कर रहे हैं। और जो रास्ता पीआर सर ने दिखाया है अशोका को याद करने का, जो अशोका जो दफन हैं, कुछ जमीन में जमी दोज हैं और कुछ ऊपर भी हैं। जो ऊपर हैं वो शिलालेखों के उसमें और स्तंभ लेखों के रूप में हमारे सामने विद्यमान हैं। और ये भी ना होते, ये भी हमें जानकारी नहीं होती अगर 1837 में जेम्स प्रिंसेप हमें ये बताने में कामयाब ना हुए होते। तो जब उन्होंने शिलालेखों का यहाँ आकर के खोज की, पता लगाया, तब अशोक थोड़े से उभर के सामने आए, और उसके बाद सिलसिलेवार नए नए लेख उनके मिलते चले गए, नई नई जगहों का पता लगा, नई नई जगहों की खोज हुई, और इस तरह से उनके 3 तरह के जो शिलालेख हैं हमारे सामने आए। जो कुछ मेजर लेख थे, मेजर शिलालेख थे, कुछ पिलर लेख थे और गुहा लेख थे। इन 3 रूप में आए, और इन तीनों में भी कुछ मेजर शिलालेख थे, कुछ माइनर शिलालेख थे, और कुछ मेजर पिलर लेख थे, कुछ माइनर पिलर लेख थे, और गुहा लेख थे। तो इस तरह से कुछ लेख हमारे सामने आए। मौर्य इतिहास 322 से शुरू होकर 180 तक जाता है, और अशोका का राज्य है 268 से लेकर के 232 BC तक माना जाता है। तो हम इसी पीरियड को लेकर चलेंगे, और इस पीरियड में साथियों अभी हम जो चर्चा करेंगे वो केवल माइनर रॉक्स की मैं बात करूंगा, माइनर रॉक एडिक्ट की। और माइनर रॉक एडिक्ट में भी मैं उनका जो एडिक्ट नंबर 1 है उसकी बात करना चाहूंगा, जो उन्होंने स्वर्ण नगरी में उन्होंने एक लेख भिजवाया था, और जो वहाँ के वायसराय, जिसको वायसराय के राज्य प्रतिनिधि कहते थे, और महामात्य के उसमें उसको ये पढ़ा गया था। तो उन्होंने उसको कहा था, उसमें लिखा था, मैं थोड़ा सा अंग्रेजी है अनुवाद, थोड़ा हिंदी में बताने की कोशिश करूंगा। इट इज नाउ मोर देन 2.5 years। देखिए मैं बता दूं, जो माइनर रॉक एडिक्ट थे, ये जो शिलालेख हमारे पिलर एडिक्ट हैं उनसे पहले लिखे गए थे, और जो काल इनका निश्चित होता है वो अशोका के 10वें साल अभिषेक के, राज अभिषेक के 10वें साल से शुरू होता है, और ये 11, 12, 13 चलता है, 2.5-3 साल चलता है आगे। फिर उसके बाद में जो पिलर लेख आते हैं, जब स्तंभ लेख आते हैं, तो वो फिर 26वें 27वें साल में जाकर के आते हैं। तो ये फिर शिलालेख जी जो मेजर पिलर लेख हैं उनसे थोड़े पहले लिखे गए हैं शिलालेख, इसलिए बाद के लेखों में जो जानकारी मिलेगी आपको वो पूरी मिलेगी, और ये माइनर लेखों में थोड़ी थोड़ी मिलेगी, इसलिए इनको माइनर लेख कहा गया है। तो उसमें उन्होंने उद्धृत किया था, उन्होंने आदेश दिया था, ये डॉक्ट्रिन थे, उनके ऑर्डर थे जो वो कन्वे करना चाहते थे पब्लिक को, और ये उनका कम्युनिकेशन का तरीका था, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के इतना बड़ा साम्राज्य
आप ईरान से लेकर के, ग्रीस से लेकर के आप कर्नाटक तक चले जाएं, केरला तक चले जाएं, और इतना बड़ा साम्राज्य संभालना बिना कम्युनिकेशन के असंभव है। और उस समय भी जबकि वहाँ सेंट्रलाइज आर्मी थी, सेंट्रलाइज डिसिप्लिन था, सेंट्रलाइज मिनिस्ट्री थी, सेंट्रलाइज सारी पावर थी, तो सब जगह आर्मी या पुलिस वाले नहीं हो सकते। पुलिस वाले हो सकते हैं, दूत हो सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन का तरीका ये उन्होंने ढूंढ निकाला। और इससे पहले रॉक पर किसी का मतलब इस तरह का लेख नहीं मिलता, और उसके बाद तो ये सिलसिला शुरू हुआ। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि रॉक पे जो लिखने की है, क्योंकि उस समय जो इंस्क्रिप्शन तो कपड़े पे भी लिखे जा सकते थे और पेपर पे भी, और भोजपत्र आदि वगैरह भी उस समय थे, लेकिन रॉक पे जो लिखने की कला जो सम्राट अशोक ने ये डेवलप कराई, ये अद्वितीय है, अद्भुत है। और 2200 सालों तक उनके इवन पिलर भी सही सलामत खड़े हैं और उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। ये उनकी कलाकारी और एक इंजीनियरिंग का एक जीता जागता नमूना है। तो साथियों, उनमें उसमें लिखा, इट इज नाउ मोर देन 2.5 years since I became a lay disciple, but until now I have not been very zealous. इस जीलियस वर्ड में बड़ा सा मीनिंग छुपा है, मैं बताऊंगा अभी आपको। बट नाउ दैट आई हैव विजिटेड द संघ फॉर मोर देन ए ईयर, आई हैव बिकम very zealous. Now the people in India have not associated with the gods do so. This is the result of zeal, and it is not just the great who can do this. Even the humble, if they are zealous, can attain heaven. And this proclamation has been made with this aim. Let both humble and great be zealous. Let even those on the borders know, and let zeal last long. Then this zeal will increase. It will greatly increase. It will increase up to 1.5 times. ये मैसेज आपको बताया गया, कहा गया था। और इसमें ये कहा गया था कि दिस मैसेज वाज प्रोक्लेम्ड, 256 का एक जिक्र आता है। और मैं मेरे हिसाब से 256 भी होना चाहिए, और मैं बरवाजी की किताब भी पढ़ रहा था, ये 256 हो सकता है कि बुद्धा के बाद का पीरियड रहा हो। तो साथियों, इसमें जो जीलियस की मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि मैं बुद्ध के डिसिप्लिन रहा, लेकिन 1 साल तक मेरी समझ में नहीं आया, उपासक बन के रहा, और मैंने उसको उतनी गंभीरता से उसको नहीं लिया। लेकिन जब मुझे 2.5 साल हो गया है, और अब मैंने उसको स्टडी किया, उसको अपने आचरण को मैंने उस रूप में ढाला, और जो साहब हमारे पीआर सर भी कहते हैं पराकाष्ठा की लेवल तक मैं इसको ले गया, तब मेरी समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या राइट है, क्या रोंग है, क्या अच्छा है, क्या पब्लिक के लिए अच्छा है। तो यहाँ से हम राइट और रोंग और राइटियसनेस और हम पराकाष्ठा तक लेके गए। और जो आचरण है आम पब्लिक का, जो धम्म उपदेश है, वो भी गौर से भी कहते हैं, जो मिंगलिंग नहीं थी, जो समाज बिखरा हुआ था आपस में, जो एक दूसरे से मिलता भी नहीं था, तो जो बात कर रहे थे, ये मिंगलिंग की जो बात करते हैं, जो मिक्सचर की बात करते हैं, यहाँ ये इसमें ही आता है कि एक दूसरे के साथ वो मिक्स हो जाए। और इन धम्म उपदेशों के बाद में, अशोका के शासन के बाद में जो उन्होंने कार्य किए, सबको एक साथ लेके चलने के, उसमें पूरी पब्लिक एक दूसरे के साथ मिंगल हो गई। ये मिंगलिंग वहीं से हुई, और अगर मिंगल नहीं होती तो अशोका में के साम्राज्य बिखराव भी होता, और ये साम्राज्य चलना मुश्किल हो जाता, और ना इतनी इसकी ग्लोरी होती, ना इतनी पॉपुलरिटी बन पाती। तो समाज का इसका रहस्य उनके प्रयासों में है, उनकी जो सोच, ये जो स्किल आई उनकी, ये जो दिमाग में उनके आया, कि बिना थिंकिंग स्किल के नहीं हो सकता। गौतम बुद्धा के बाद में अगर कोई हमें थिंकर नजर आता है तो वो अशोक हैं। गौतम बुद्ध के बाद में अशोक जैसी थिंकर किसी नहीं है। आज के जमाने में जवाहरलाल नेहरू हो सकते हैं, लेकिन अशोक ने जो थिंकिंग स्किल अपनी लागू की, और पब्लिक को भी उन्होंने सोच विचार वाला समाज बनाया, और सोच विचार समाज बना करके उन्होंने अपने शासन की सत्ता को संभाला। इसलिए हमारा एम के शॉर्ट का प्रोग्राम है कि हमें पहले सोच समझने वाला बनना होगा, और सोच समझ करके सोचना सिखाना होगा, समझने वाला बनना होगा, और समझाना होगा। हम अगर अशोक को पढ़ते हैं तो अशोक के इतिहास में
हम तो अपने मोटी मोटी चीजें भी निकाल रहे हैं, क्या क्या इसमें से निकल के आएगा। इवन हमारे इतिहासकार भी अभी अभी एक मत के नहीं है, क्योंकि शब्दों को पढ़ने में थोड़ा सा हेरा फेरी हो जाती है। जब हेरा रहते भी तो उसके मीनिंग बदल जाते हैं। तो ये माइनर अशोक मुझे बहुत प्रभावित किया, ये इनका अशोका जी का। और इस अशोका जी के जो दूसरा इनका एक माइनर रॉक एडिक्ट है, उसमें इन्होंने लिखा है, बिलव्ड ऑफ द गॉड्स स्पीक्स दस, फादर एंड मदर शुड बी रेस्पेक्टेड एंड सो शुड एल्डर्स, काइंडनेस टू लिविंग बीइंग्स should be made strong and the truth should be spoken. In these ways, the Dhamma should be promoted. Likewise, a teacher should be honored by his pupil and proper manners should be shown towards relations. This is an ancient rule that conduces to lifelong. Thus should one act written by scribes. इस तरह से ये उन्होंने अपना धम्मादेश दिया। उन्होंने यहाँ आचार संहिता अपने उसकी आचार संहिता अपने लागू की, कैसे सदाचार होना चाहिए आपस में, भाई बहन रिश्तेदार छोटे बड़े, इवन बच्चों को भी बात सुननी चाहिए, बच्चों को उनको जानना चाहिए, उनको पहचानना चाहिए, उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए, बड़े बूढ़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, गुरुओं का रेस्पेक्ट करना चाहिए, श्रमणों का रेस्पेक्ट करना चाहिए। इवन उन्होंने ब्राह्मणों के लिए भी कहा। उनके दिमाग में भले ही वो बुद्धिज्म में उनका थोड़ा फेवर रहा हो, लेकिन स्पेशली उन्होंने ब्राह्मणों को कभी भी ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि ब्राह्मणों की जो कुरीतियां थी उन्होंने उसको दूर किया। जो कुरीतियां ब्राह्मणों थी उन्होंने अपना धम्म उपदेश बनाया, और उस धम्म उपदेश में उन्होंने ये कुछ आज्ञाएं जारी की, और आज्ञाओं के साथ साथ में अपनी आचार संहिता लागू करने के लिए उन्होंने ये लेख लिखे। तो इसमें फादर मदर आप देखें, अगर ये लेख, इस लेख में जो अगर कोई कुछ प्रैक्टिस में है आज की भौगोलिक स्थिति में और आज के समय भी, तो इसी लेख की वजह है। अदरवाइज अगर उस शासन में ये चीजें लागू नहीं होती तो जैसी परिस्थिति चल रही है, होती है कि लोग अपने माँ बाप का भी सम्मान ना करते। वो संस्कृति जो है, जो संस्कृति है वो यही संस्कृति है। ये इसमें कोई किसी धर्म विशेष की संस्कृति नहीं है, ये धम्म संस्कृति है, अशोका संस्कृति है। तो इसलिए उन्होंने इसमें कहा है, और एक दूसरे से रेस्पेक्ट कर ली, और जब हम एक दूसरे को सम्मान देंगे तो सम्मान पूर्वक जीवन जिएंगे, तो आपस में झगड़े भी नहीं होंगे, फसाद भी नहीं होंगे, विरोधाभास भी नहीं होंगे, कुछ कन्फ्लिक्ट भी नहीं होंगे। तो ये अशोका का संदेश हमें जो मिलता है माइनर रॉक एडिक्ट नंबर 2 में मिलता है। और इस तरह से ये अशोका के इस संदेश से हमें आज के इतिहास को भी सीख लेनी चाहिए, और जो हम एक दूसरे को समाज में जो बांटे हैं, जो बांटते जा रहे हैं, और जो इसका आप देख ही रहे हो प्रभाव, इसका प्रभाव ये हो रहा है कि हम जाति व्यवस्था जो पहले डूब गई थी, खत्म हो गई थी, उसको फिर से हम उबारने में सक्षम हो गए हैं। हम फिर से उसी दुर्गंध में, उसी बदबूदार माहौल में जा रहे हैं, जिस बदबूदार माहौल को कभी हमारे महान सम्राट अशोक ने बड़े प्रयत्नों के साथ में खत्म किया था। और ये बदबू हमें कहाँ ले जाएगी, इसका कोई अंत नहीं है। और जो भी नए नए नियम कास्ट, अगर हम इस पे जाएं, अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में केवल जो 14 लेख लिखे हुए हैं इनके सम्राट अशोक के, इन्हीं धम्म आदेशों को अगर हम अपने आचरण में ले आए तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी की जरूरत होगी। बाबा साहब ने भी अपने संविधान में कहा था कि कितना ही अच्छा संविधान हो, अगर उसके मानने वाले लोग या लोग अच्छे नहीं हैं तो संविधान भी अच्छा नहीं होगा। इसी तरह से अगर हमारे आचरण में अच्छे नहीं है, अगर हमारी अपनी कितने ही अच्छे हमें विचार मिल जाए, डॉक्ट्रिन्स मिल जाए, तो हम उनका अपने
अपने अपने रूप से अगर हम इस्तेमाल करेंगे, कंसोलिडेटेड तरीके से नहीं करेंगे, कोऑपरेशन के तरीके से नहीं करेंगे, अपने सहकारिता के तरह से नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं करेंगे, तो कभी संभव नहीं है कि हम इसको जी अपने मुकाम को पा जाएं और हम आपस में बट जाएंगे। इसकी स्थिति आप इससे भी देख सकते हो कि इतना बड़ा साम्राज्य, जब बुद्धों का शासन खत्म हो गया, बुद्धों के शासन के मौर्यों के शासन के खत्म होने के साथ साथ, जैसे डिग्रेडेशन मौर्यों के शासन काल में आया अशोका के बाद, तैसे तैसे हमारा देश भी घटता गया, देश का स्वरूप घटता गया। हम ईरान से, इराक से, अफगानिस्तान खो दिया, पाकिस्तान खो दिया, नेपाल खो दिया, भूटान खो दिया, बर्मा खो दिया, और हमने श्रीलंका खो दिया। कितने देश हमने खो दिए। और एक अब छोटे से भूभाग के, जो भी मेरे ख्याल से अब उसका, जब हम पूरे एशिया में जाने जाते थे, पूरा एशिया हमारा था, आज हम छोटे से टुकड़े पे हैं। ये बंटवारा केवल इसी वजह से हुआ क्योंकि हम अपने समाज को, अपने संतानों को, और जो उसमें संहिताएं, जो इंस्क्रिप्शन लिखे हुए थे सम्राट अशोक के शिलाओं में, हमने उनका अनुपालन नहीं किया, हमने उनको इग्नोर किया और गहरे गड्ढे में दफन कर दिया। इसीलिए आज जरूरत है कि हम उसी इतिहास को उकेरें और फिर से उकेरें और हम सम्राट अशोक को जिंदा करें। साथियों, मैं इसी के साथ साथ मैं एक छोटा सा लेख, तीसरा लेख भी है उनका। तीसरा लेख उनका प्रियदर्शी किंग ऑफ मगध। यहाँ उन्होंने अपने प्रियदर्शी बोला, सैल्यूटिंग द संघ एंड विशिंग देम गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस, स्पीक्स दस, यू नो रेवरेंड sirs, how great my faith in the Buddha, the Dhamma and Sangha is. Whatever revered sirs has been spoken by Lord Buddha, all that is well spoken. I consider it proper, reverend sirs, to advise on how the good Dhamma should last long. साथियों, मैं इसमें थोड़ा फिर मैं करूंगा डिफर। एक्चुअल में अशोका का धम्मा अलग था, बुद्ध धम्मा थोड़ा सा अलग था। अशोका ने अब उस बुद्ध धम्मा को अपने एक्सपीरियंस के बेस पर उसको रिकास्ट किया। उन्होंने हूबहू वही नहीं किया। उन्होंने, अगर मैं लगाऊं आपका फिर से, वो करंट सिचुएशन को एनालाइज करके उसको करंट सिचुएशन के बेस पे किया। और करंट सिचुएशन, जैसे हमने अभी टूल्स में ही पढ़ा था, दैट उस समय की करंट सिचुएशन वाज ऑलवेज बेटर देन, उस समय की सिचुएशन, जो पुरानी सिचुएशन उससे बिल्कुल अच्छी, बेटर थी। करंट सिचुएशन इज बेटर देन ओल्ड जो पास्ट सिचुएशन। तो इसलिए उन्होंने अपने धर्म को किया लागू, अपने धर्म उपदेशों को लागू किया। तो पहले जो जनरली रॉक एडिक्ट हैं, वो जनरली रिलीजियस टाइप के हैं, उनमें रिलीजियस आदेश हैं, और चाहे उसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे उसमें जी आप किसी आज्ञा निषेध की हो। लेकिन जब कलिंगा से युद्ध से पहले के जितने भी लेख हैं, लगभग रिलीजियस उनमें पुट आता है, और उसके बाद जितने आते हैं उनका स्वरूप बड़ा हो जाता है उनका, और दूसरी चीजें उसमें समाहित हो जाती हैं। तो दीज धम्मा टेक्स्ट, इसमें आगे लिखते हैं वो, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डिसिप्लिन द नोबल वे ऑफ लाइफ, द फियर्स टू कम, द पोएम ऑन द साइलेंट सेज, द डिस्कोर्स ऑन द प्योर लाइफ, Upasita's question and the advice to Rahul was spoken by the Buddha concerning foul speech. These Dhamma text rewards us. इस तरह से जो सम्राट अशोक ने अपने धम्म उपदेश और माइनर रॉक एडिक्ट्स में, जो कि दो रूपों में मिलती हैं माइनर एडिक्ट्स, कुछ तो अलग हैं और कुछ कंबाइंड हैं। मतलब जैसे रॉक एडिक्ट और रॉक एडिक्ट नंबर 2, जो माइनर रॉक एडिक्ट नंबर 2 है, कहीं कहीं अलग मिलती हैं, कहीं कहीं एक जगह मिलती हैं उसमें ये। तो ये और 18 जगह लगभग इनके माइनर रॉक एडिक्ट्स
फैले हुए हैं और 18 जगहों में इसमें दोनों लिपि हैं, ब्राह्मी लिपि भी है इसमें और इसमें खरोष्टी लिपि भी है और अरमी भी है इसमें, ये ग्रीस और यूनानियन की लिपि है। तो साथियों, मैं माइनर रॉक एडिक्ट पे आपका आज का मैं अपना वक्तव्य यहीं खत्म करता हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि अशोका का राज आएगा, सबको भयमुक्त बनाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू। हम आप